we could learn about learning disability and intellectual disability. And in the deliberation of all these two disabilities, certain biological concept with them I was also not familiar came in the process, as for example Down syndrome, Fragile X syndrome, Rett syndrome, autism and like that. And when I was delivering the lecture, I was thinking, am I going in the right direction or not? And in the process, so many questions were coming in your mind. As for example, if we write or pronounce Fragile X syndrome, then what is X in Fragile X syndrome? Then I searched. Again, when we were discussing regarding Down syndrome, we talked about chromosome 21. Then I thought, what is this? And if this is the question of a student of mathematics, then it may be questions for the learners across the different subjects other than the biology. Then I thought to search and clarify, though I am a little bit disturbed and not so confident, because this is not my area, but this is my 9 pages note in which I searched and thought to deliver a lecture in the language of a layman, so that the students who has never gone through the content of biology could understand. और मुख्य रूप से वैसे माता पिता, क्योंकि जब आप देखेंगे इस वीडियो के डिलीवरेशन में तो हमने लिखा है कि यूज़फुल फॉर पेरेंट्स एंड फ्यूचर पेरेंट्स, और ये दिमाग में मेरे था, इसीलिए मैंने इसको सर्च किया। एक कंसेप्ट जो आया, एक तो सिंड्रोम एक्स, और फिर दूसरा कंसेप्ट आया 21। तो हमने जब इसको सर्च करना शुरू किया तो और भी बहुत सारी चीज़ें सर्च की। तो हमने सोचा कि इसको प्लान किया जाए एक लेक्चर, पेरेंटल रोल इन डिसेबिलिटी। और पेरेंट में हम 2 ही टर्म यूज़ करेंगे, मदर और फादर, क्योंकि बायोलॉजी कभी मेरा विषय नहीं रहा और अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ा। जो पढ़ना शुरू किया बायोलॉजी वो थोड़ा बहुत जीके के रूप में जाना, लेकिन इधर एक मैं कह भी रहा था खास के अपनी बेटी से कि देखो हम तो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, कहाँ मैं बायोलॉजी में आ गया। लेकिन सम जूनियर कलीग्स आर वेरी कोऑपरेटिव इन द प्रोसेस ऑफ माई इनइक्विजिटिवनेस, मतलब मेरी जो जिज्ञासा है उसको शांत करने में। तो मेरा इनइक्विजिटिवनेस मुझे कहाँ कहाँ ले जाता है उसी प्रोसेस में। तो जस्ट हम लोग डाउन सिंड्रोम की चर्चा करेंगे थोड़ी सी, और इस प्रोसेस में एक सिंड्रोम की बात हम लोगों ने की, फिर रेट सिंड्रोम पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और ऑटिज्म के बारे में भी आप जानते हैं। तो एक तो कुछ चीज़ क्लैरिफाई भी हमको करना है, क्योंकि जब हम ऑटिज्म की बात कर रहे थे तो उसमें रेट सिंड्रोम आया, और रेट सिंड्रोम अमूमन लड़कियों में ज़्यादा होता है, तब जबकि हम लोगों ने देखा कि डाउन सिंड्रोम और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम मेल बच्चे ज़्यादा उसके शिकार होते हैं। तो उसमें ऑटिज्म कहीं डिलीवरेशन में ऐसा लगा कि ऑटिज्म के लिए हमने कह दिया कि उससे फीमेल चाइल्ड ज़्यादा सफ़र करते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं, इसके जस्ट रिवर्स है, जिसको आज थोड़ा हम क्लैरिफाई भी करेंगे। और मुख्य रूप से थोड़ा बहुत हम
पेरेंटल एज पे फोकस करेंगे। यद्यपि हमारे पास डाटा बहुत है, लेकिन उस डाटा को और इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। अब उतना जनरलाइजेशन के फॉर्म में हम उन सारी चीज़ों को नहीं कहेंगे जैसा कि हमने कलेक्ट किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिंट करेंगे सो दैट पेरेंटिंग के प्रोसेस में जब पेरेंट्स हों तो उनको मेरे इस लेक्चर से कुछ मदद मिल सके। क्योंकि एक स्वस्थ बच्चे का जन्म अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है एंड नोबडी हैज़ अंडरस्टूड इट परफेक्टली। लेकिन बायोलॉजिस्ट ने जितना समझा है, मुझको तो ये भी आश्चर्य होता है कि ये कैसे समझा है। सो लेट अस कम, फर्स्टली वी शैल बी टॉकिंग ऑन द रिलेटेड कंसेप्ट, कि उसमें 2-3 कंसेप्ट आएगा और यहाँ हम बहुत सारी चीज़ों को इसी रूप में एक्सप्लेन करेंगे, मदर और फादर के रूप में। एक और टेक्निकल वर्ड है जिसको भी हमने सर्च किया कि इफ़ वन एग इज फर्टिलाइज्ड बाय 2 sperms, it results in 3 sets of chromosomes rather than standard 2, 1 from the mother and 2 from the father. This status is typically incompatible with life and embryos do not usually survive. तो ऐसा भी हो जाता है कि तो एक कंसेप्ट है कि फर्टिलाइजेशन हमेशा मदर के एग में होगा और उसके लिए जो फादर की तरफ से सपोर्ट है उस टर्म को बायोलॉजिकली स्पर्म कहते हैं। और ये दोनों कंसेप्ट से जो मिला जुला कंसेप्ट है, जैसा कि आई कुड फाइंड कि ये एक कंसेप्ट आता है क्रोमोजोम्स। ये शब्द मैं चूँकि खुद लेमैन हूँ तो लेमैन की तरह आपको मैं बता रहा हूँ। उसमें जो ट्राइसोमी का एक कंसेप्ट है जिसमें 21 फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में भी एक्स और ये 21, तो ट्राइसोमी का भी कंसेप्ट है। ट्राइसोमी, ट्राई इंस्टेड ऑफ 2 देयर आर 3। अब हम यदि इसको समझे तो यूजुअल प्रोसेस क्या है? देयर आर 2 मेन बेसिक टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑटोजोम्स और फिर एक बोलते हैं उसको सेक्स क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम ही लिखेंगे इसको क्योंकि एक ही होता है। मतलब ये तो सभी हम जानते हैं कि बच्चे का जन्म में मदर और फादर दोनों की भूमिका है। तो ये जो ऑटोसोम बोलते हैं, ये 2 पेयर यदि मिलाएं तो 22 पेयर्स ऑफ, मतलब 22 फ्रॉम द साइड ऑफ द मदर, सॉरी, in human there are 22 pairs of autosomes and 1 pair of sex chromosomes। ठीक है, टोटली 23 पेयर्स ऑफ, मतलब इसको यदि ऐसे जोड़े तो 22 + 22 44 एंड देन 1 + 1, इसको हमने अलग इसलिए लिखा कि वी शैल एक्सप्लेन। तो ये जो है इसको हम लोग ऑटोजोम बोलते हैं। और ऑटोजोम की बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेदर इट इज फ्रॉम दिस साइड और दैट साइड, दैट इज मोर और लेस सिमिलर। यदि कोई डिफिकल्टी भी है तो आई डोंट अंडरस्टैंड और क्लैरिफाई करें, क्योंकि मैं इस फील्ड का रिसोर्स नहीं हूँ। The autosome regulate the inheritance of all the traits, exception being the sex-linked traits। और ये जो ट्रेट है ये डिसाइड करता है, मान लीजिए इसको हम 23rd मान लें। 23rd जो है ये आपको ये सेक्स का डिसीजन करता है कि जो मदर फादर के सहयोग से जो बच्चा जन्म लेगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये यहाँ फिर आगे हम इसको देखेंगे।
So 22 from the side of the mother chromosome and 22 from the, and along with 22 there is 1. So altogether there are 46 chromosomes needed from both the sides, 23 plus 23. So the ऑटोजोम्स रेगुलेट द इनहेरिटेंस, मतलब आपका जो आप जीन का कंसेप्ट कहते हैं या फिर ये ट्रेट का कंसेप्ट कहते हैं, ये सारी चीज़ें रेगुलेट करने का काम ये 20 प्लस 20, 22 प्लस 22 करते हैं. सो 22 ऑफ दिस पेयर कॉल्ड ऑटोजोम्स लुक द सेम इन बोथ द मेल्स एंड फीमेल्स. मतलब बेसिकली उसमें बहुत डिफरेंस नहीं है. यदि बायोलॉजिकली होगा तो स्पेशलिस्ट आपको बताएंगे. यदि उतना जानना हो देन यू कैन सर्च. द 23rd पेयर, द सेक्स क्रोमोसोम differs between males and females. Females have 2 copies of X chromosome. अब यहाँ जो एक है इसमें X मदर यहाँ है, मदर में XX और फादर में X एंड Y, और इसी से बच्चे के लिंग का, जेंडर का डिसीजन होता है. सो बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, फीमेल्स हैव 2 कॉपीज ऑफ X, मतलब दिस साइड, एंड males have 1 X and 1 chromosome. So the 22 autosomes are numbered by size. एक चीज़ और हमने, हालांकि इसकी यहाँ इतनी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी ये हमने ये रिसर्च किया तो उसमें मिल गया, तो हमने सोचा कि बता ही दे. यदि वो जैसे क्रोमोसोम का नंबरिंग जो है 1 2 3 4 5, आपने देखा कि कितने नंबर हैं, तो 1 से 2 3 की तरफ आप जब बढ़ेंगे तो इसका साइज क्या है, ये घटता चला जाएगा. मतलब जो सबसे बड़ा साइज होगा, हालांकि यद्यपि उसका साइज तो बहुत छोटा होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा साइज होगा वो क्रोमोसोम नंबर 1 का होगा, उससे कम क्रोमोसोम नंबर 2 का होगा, फिर उससे छोटा, मतलब जो अंतिम क्रोमोसोम. The 22 autosomes are numbered by size. The largest autosome one has approximately 2800 genes. मतलब जानते हैं कि मदर से और फादर से, दोनों से बच्चे में जीन ट्रांसफ़र होता है, और उसी से उनकी बहुत सारी पर्सनालिटी के पार्ट्स इफेक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं. दी स्मॉलेस्ट ऑटोजोम क्रोमोजोम इज 22. अब इसमें 23 नहीं आ रहा है क्योंकि उसका फंक्शन अलग है, उसका साइज़ का भी हम कंपैरिजन करेंगे अलग से, क्योंकि उसमें एक मदर्स डे का भी एक कोट में कहूँगा, in order to pay some homage to all the mothers of the country. So the largest autosome one has approximately 2800 genes. The smallest autosome chromosome 22 has approximately 275 ये जीन्स. मतलब ये है कि साइज तो घटता ही है, जीन की संख्या भी घटती चली जाती है. तो हमने देखा कि कैसे साइज 1 से 22 की तरफ बढ़ने में साइज क्रोमोसोम का घटता चला जाता है, और फिर ऑब्वियस है कि उसमें जीन जो ट्रांसफ़र होते हैं बच्चे में, उसकी संख्या भी घटती चली जाती है. और हमने कोट किया कि ये 2800 जीन्स क्रोमोसोम 1 में, एंड लास्ट जो 22 उसमें लगभग 750 genes. In the honor of Mother's Day, let us take a closer look at the female sex chromosomes, the X. और यहाँ जो X और Y है, इसके संदर्भ में यहाँ हमने जहाँ से हमने कलेक्ट किया वहाँ ही ये लिखा हुआ था. हालांकि बाद में ये भी लिखा हुआ था कि नहीं, इसको बहुत हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, बट in the honor of the Mother's Day, let us take a closer look at the female sex chromosome, that is X chromosome. Females have 2 of them while males have 1. Is 5 times larger than the Y chromosome. So X is, capital में लिखेंगे, X is greater than Y in 5 times. और ठीक है, ये इसका साइज हो सकता है इसके बराबर ही हो, लेकिन
ये 2 है, ये दैट इज द इम्पोर्टेंट, कि मतलब है कि जो एक्स क्रोमोजोम है उसका साइज 5 टाइम्स अधिक है। एंड देयर इज वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स आई वुड लाइक टू रीड, एंड हैज 10 टाइम्स द नंबर ऑफ जीन्स। मतलब एक्स क्रोमोजोम में वाई क्रोमोजोम की तुलना में जो जीन की संख्या है वो 10 गुना है। एक सेल्स आर बाय फार द लार्जेस्ट सेल। अब ये एक चीज़ और भी हमने आइडेंटिफाई किया, बड़ा यूनिक है ये बायोलॉजी भी। एग सेल्स आर by far the largest cells produced by most organisms in humans. They are several times larger than a typical body cell. बड़ी सेल से कितनी टाइम्स वो अधिक है? It is about 10,000 times larger than the sperm cells. और यहाँ हमने देखा कि ये फादर साइड से मदर साइड से, तो ये इसका जो साइज है इस सेल का, इस सेल्स की तुलना में ये 10,000 गुना ज़्यादा बड़ा है। सो एग सेल्स आर by far the largest cells produced by most organisms in humans. They are several times larger than a typical body cell. It is about 10,000 times larger than sperm cells. मतलब यदि हम कंक्लूड करें तो ये कह सकते हैं कि बच्चे के जन्म में टोटल 23 + 23 स्पर्म की क्रोमोजोम्स की भागीदारी होती है, जो क्रमशः स्पर्म और एक्स की मदद से मिलते हैं। और फर्टिलाइजेशन हमेशा एक्स में होता है, इसीलिए माता ही गर्भ धारण करती हैं। तो इसमें जो क्रोमोजोम है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और वो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम को, जो मुझको दिक्कत हो रही थी समझने में, वो हम तभी नहीं समझ सकते जब तक एक्स को नहीं समझे, फिर 21 का कंसेप्ट नहीं समझे तो डाउन सिंड्रोम को समझने में दिक्कत है। तो इन सारी चीज़ों को हमने आपको बताया कि 46 क्रोमोजोम्स, ऑटोजोम, सेक्स क्रोमोजोम, एक्स एंड वाई, एक्स एंड एक्स फ्रॉम मदर साइड, एक्स एंड वाई फ्रॉम मदर साइड। और एक चीज़ और पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब एक्स और एक्स, मदर का एक्स और फादर का एक्स, ऑब्वियस है एग में फर्टिलिटी होगी, तो इससे हम जो बच्चे होते हैं वो फीमेल चाहिए। और जब एक्स वाई होता है तो इसमें बच्चे जो होते हैं वो मेल होते हैं। और इन सब का संबंध सीधे तौर पे दुनिया की हर तरह के मानव विकास और डेवलपमेंट से है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। एक तो ये, दूसरा कुछ और बातें कर दें और तब फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पे आएंगे। सो अब ये कंसेप्ट हमने लिया कि ट्राइजोमी का। अब इसमें आपने अब ये जान लिया कि वी कैन नंबर द क्रोमोजोम्स एंड इट इज ऑलरेडी नंबर्ड बाय द बायोलॉजिस्ट 1 2 3 4। उनकी विशेषता के बारे में भी हम लोगों ने बताया। फिर ये 2 तरह के क्रोमोजोम की कैटेगरी के बारे में भी बताया, और फिर एक्स वाई के निर्धारण और लिंग निर्धारण वगैरह पे भी हम लोगों ने बात कर दी। अब एक ट्राइजोमी का कंसेप्ट है, क्योंकि आपने देखा कि 2 क्रोमोजोम, मतलब टोटल 46 फर्टिलिटी के जरूरी है, 22 + 22। एंड यहाँ क्रोमोजोम नंबर 21, ये 21 का सीधा संबंध नंबर ऑफ क्रोमोजोम से है और उसको कहते हैं ट्राइजोमी। और हमने जब सर्च किया तो उसमें हमको, हो सकता है और भी हो, लेकिन मुख्य रूप से हमको 3 मिले, 21 जो मैं खोज रहा था, 18 और 30। सो ये सब क्रोमोजोम से रिलेटेड है और इसका सीधा है कि ट्राइजोमी क्या है? द टर्म ट्राइजोमी describes the presence of 3 chromosomes instead of usual pair of chromosomes। मतलब एक का एक से पेयर, दूसरे का दूसरे से पेयर में यदि
पेयर के बाद एक एडिशनल ऐड हो जाएगा तो उसको हम लोग ट्राइजोमी के कंसेप्ट से जानते हैं। एंड देयर आर ट्राइजोमी 18 एंड 13 एज वेल। मतलब यह है कि जब एक एडिशनल 21 तो दैट इज ट्राइजोमी 21। यदि एक एडिशनल ट्राइजोमी एक एडिशनल 18 क्रोमोजोम तो ट्राइजोमी 18 एंड ट्राइजोमी 30 मतलब 13 क्रोमोजोम 2 की जगह 3 आ गया। तो यूजुअली होता क्या है नेचुरल फिनोमेना में कि 21 दोनों तरफ से एक एक होगा, फिर उधर 18 भी होगा, 2 ही होगा, फिर 13 भी एक ही होगा। लेकिन ये 3 तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और हम लोगों ने वो जो डाउन सिंड्रोम वगैरह का कंसेप्ट पढ़ा, आगे हम उस पर जाएंगे, फिर रिपीट करेंगे बहुत सारी चीज़ें उसमें बेसिक जो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था लर्निंग खास के इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी में, तो उसको आगे बढ़ाते हुए। सो द एक्स्ट्रा क्रोमोजोम क्रिएट्स ए प्रॉब्लम। और फिर एक बात, व्हेन ए स्पर्म फर्टिलाइजेस एन एग the union leads to a baby with 46 chromosomes. Chromosome 21 is one of the 23 pairs of chromosomes in humans, and so is chromosome 18 and 13. Chromosome 21 is both the smallest human autosome, मतलब autosome only second to chromosome 22. So and chromosome with 45 million base pairs, और इसका मतलब यह है कि रिप्रेजेंटिंग अबाउट 1.5% ऑफ टोटल डीएनए इन सेल। उतना बायोलॉजी में हम लोग जाएंगे नहीं, हालांकि यहाँ हमने बहुत सारा कलेक्ट किया है, दैट इज़ फॉर माई नॉलेज, लेकिन ये सारी चीज़ें हम आपको शेयर नहीं करेंगे। तो मुख्य रूप से जितनी भी प्रॉपर्टी चाहे डीएनए के फॉर्म में हो या इनहेरिटेंस हो, हालांकि इनहेरिटेंस और जीन दोनों दो चीज़ें हैं। जीन का प्रभाव पड़ सकता है लेकिन वो इनहेरिटेंस में नहीं होगा कि ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। उस भ्रांति को समझने के लिए इतनी बायोलॉजी तो बच्चे को भी पढ़ाई जानी चाहिए कि बच्चे का जन्म कैसे होता है, क्रोमोजोम क्या है, एग क्या है, स्पर्म क्या है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, और उसके मतलब रिपरकशन क्या क्या हो सकते हैं और उसमें कौन कौन सी सावधानियां बरती जा सकती है। अब इतनी बायोलॉजी के बाद हम लोग थोड़ी थोड़ी चर्चा डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे कि डाउन सिंड्रोम जो एक तो हमने इस रूप में भी डाला है कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को प्रभावित करता है, दूसरा इस रूप में कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को क्रिएट करता है, तो उसमें यही है ट्राइसोमी का कंसेप्ट है। सो यूजुअली डाउन सिंड्रोम अकर्स इज अबाउट 1 in every 7,000 बेबीज, सॉरी 700 बेबीज। एक तो ये है कि ध्यान रखना है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, बहुत मुश्किल काम है। So an extra copy of one of these chromosomes, chromosome 21, causes Down syndrome. मतलब डाउन सिंड्रोम का जो मेन कारण है कि इंस्टीड ऑफ पेयर ऑफ 21 देयर इज 3 ट्राइसोम। Down syndrome is a lifelong condition. Down syndrome is being influenced by the mother cells. अर्ली इंटरवेंशन, ये तो ठीक होने वाली चीज़ें नहीं होती है, लेकिन अर्ली इंटरवेंशन से बहुत सारी चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में भी देखा। सो डाउन सिंड्रोम आर नॉट इनहेरिटेड, मतलब इनहेरिटेड जीन का रोल है इसमें, लेकिन ये इनहेरिटेड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आप डाउन सिंड्रोम से यदि सफ़र करके आए हैं तो आगे जाएगा। यद्यपि इस पर मैं कोई जनरलाइजेशन नहीं करूँगा, वैसे भी मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि जनरलाइजेशन से थोड़ा बचना चाहिए, खास के ओवर जनरलाइजेशन से। सो द एबनॉर्मेलिटी यूजुअली अकर्स इन एग सेल्स बट इट ओकेजनली अकर्स इन द स्पर्म सेल्स। मतलब ये जो कॉज है ये यहाँ ज़्यादा संभावना है यहाँ मदर के साइड से,
लेकिन कई केसेस में फादर साइड से भी देखा गया है। इफ द मेजॉरिटी ऑफ केसेस द एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 कम्स फ्रॉम द मदर थ्रू द एग इन ए स्मॉल परसेंटेज लेस देन 5% of cases the extra copy of chromosome 21 comes from the father through the sperm। मतलब जो 95% संभावना इसी बात की है कि ये मदर की तरफ से आएगा, क्योंकि आपने देखा कि एक्स का साइज कितना बड़ा है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स कितना वो लेके आता है। सो द रिस्क इंक्रीजेज विद द मदर्स एज। और इसमें कुछ है भी, लेकिन मैं उसको कोट नहीं करूँगा क्योंकि ये डाटा कलेक्ट तो किया हुआ है, लेकिन ये इतना स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आई एम नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन टू डिलीवर। लेकिन है इसमें कि 25 साल मदर का एज है तो ये होगा वो होगा, इस पे हम नहीं कुछ कहेंगे। और ये जनरलाइजेशन का रिपरकशन क्या होगा वो भी मैं समझ रहा हूँ, इसलिए मैं इसको नहीं बोलूँगा। ओल्डर फादर ऑल्सो कॉजेज डाउन सिंड्रोम, इसीलिए हमने पेरेंट रखा है टॉपिक। डाउन सिंड्रोम लीडिंग टू ए स्पर्म दैट कंटेन एरर्स लाइक एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। मतलब ये इसका उस पर प्रभाव देखा गया है, लेकिन ऑथोरिटी के साथ नहीं। डाउन सिंड्रोम which arises from a chromosome defect is likely to have a direct link with the increase in stress level seen in couple। मतलब माता पिता की मानसिक अवस्था जिस दौरान बच्चे गर्भ में आते हैं यदि ठीक नहीं है तो उसका प्रभाव भी पड़ता है और उससे भी डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस हैं। सो डाउन सिंड्रोम इज ए जीनेटिक डिसऑर्डर, जीन से है, that leads to several physical and mental disability, जिसके बारे में हमने पढ़ा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के क्रम में। It occurs due to the presence of an extra, ये तो हमने कह भी दिया है। It seems to occur more among males than females, ये तो हम वहाँ भी कह चुके हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को पढ़ने के क्रम में भी कि ये मेल चाइल्ड में इसके होने की संभावना ज़्यादा है फीमेल चाइल्ड की तरफ से। उसी तरह का एक कंसेप्ट है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम का। ये भी एक जीनेटिक कंडीशन है दैट कॉजेज ए रेंज ऑफ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। यूजुअली मेल्स आर मोर सीवियरली अफेक्टेड बाय द डिसऑर्डर। इसमें भी मेल भी, हमने वहाँ भी वही कहा था कि फीमेल चाइल्ड की तुलना में मेल चाइल्ड इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम इज इनहेरिटेड, मतलब इज इनहेरिटेड in an X-linked dominant pattern। मतलब ये डाउन सिंड्रोम तो इनहेरिटेड नहीं हमने कहा था, लेकिन ये इनहेरिटेड है, मतलब ये माता पिता से आ सकते हैं। एंड ए कंडीशन इज कंसिडर्ड X-linked if the mutated gene that causes the डिसऑर्डर इज लोकेटेड ऑन दी एक्स क्रोमोजोम। चूँकि इसका संबंध भी सीधे तौर पे एज ए लेमैन हम समझे तो एक्स क्रोमोजोम से है, क्योंकि वो उसमें एक्स इसीलिए मतलब डाला हुआ है, वाइब्रेंट है, वन ऑफ द टू सेक्स क्रोमोजोम्स। सो इन मोस्ट केसेस मेल्स एक्सपीरियंस मोर सीवियर सिम्टम्स ऑफ द डिसऑर्डर देन फीमेल्स। मतलब यदि मेल और चाइल्ड फीमेल चाइल्ड दोनों हैं, यदि हो भी गया फीमेल चाइल्ड को जिसकी संभावना कम है, तो उसकी सीवियरिटी मेल चाइल्ड की तुलना में कम होगा। मेल मतलब फादर पास दी प्री म्यूटेशन ओनली टू देयर डॉटर्स, क्योंकि जब एक लड़के का जन्म होगा तो ऑब्वियस है एक्स जो है वो फादर की तरफ से नहीं आएगा, मदर की तरफ से तो एक्स ही आना है, चाहे वो बच्चे का जन्म हो, बेटी का जन्म हो या बेटे का जन्म हो। लेकिन जब बेटी का जन्म होगा तो फादर की तरफ से एक्स आएगा, बेटे के जन्म में फादर की तरफ से वाई आएगा। सो मैन ह्यूमन मतलब फादर पास दी प्री म्यूटेशन ओनली टू देयर डॉटर्स, देयर सन्स रिसीव ए वाई क्रोमोजोम व्हिच डज नॉट इंक्लूड, जो हमने वहाँ नाम दिया था दी FMR1 जीन, एक खास तरह का जीन है। मतलब ये कि यदि इनहेरिटेंस में बच्चा फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम का शिकार है
तो चूंकि बच्चे के जन्म में जो मेल चाइल्ड है वाई ही फादर की तरफ से आता है, लिहाजा वो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम का यदि शिकार भी है तो द कॉज इज ड्यू टू द जीन ऑफ ड्यू टू द क्रोमोसोम ऑफ मदर। बेटी के केस में चूंकि एक्स दोनों तरफ से है तो फादर का रोल होता है। फीमेल पास द प्री म्यूटेशन इन बोथ द सन्स एंड डॉटर एज सी हैज 2x ओनली इन बोथ द कॉम्बिनेशंस, दैट इज XX एंड डॉटर एंड XY। सो क्रोमोसोम मतलब दोनों केस में। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें। द जीन फॉर फ्रेजाइल एक्स इज कैरीड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। एज बोथ मेल्स XY एंड फीमेल्स XX हैव एट लीस्ट वन एक्स क्रोमोसोम, बोथ कैन पास ऑन द म्यूटेटेड जीन टू देयर चिल्ड्रन, मतलब दोनों से आ सकता है। ए फादर with the altered gene for fragile X on his X chromosome will pass that gene on only to the daughter, जैसा निकल। अब ये कुछ डाटा है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। फ्रेजाइल X syndrome affects about 1 in 7,000 males, मतलब आंकड़ा ये कहता है, संभव है कि आंकड़ा सही नहीं भी हो तो इसको मैं कोट कर सकता हूँ क्योंकि आप वेरीफाई करें। 1 in 7,000 मेल्स, मतलब 7,000 बच्चे में से आंकड़ा ये कहता है कि एक बच्चे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के शिकार होते हैं। लेकिन अबाउट 1 in 11,000 फीमेल्स, मतलब यदि फीमेल चाइल्ड है तो उसमें 11,000 में से एक के फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के शिकार होने के चांसेस हैं। सो अबाउट 0.5 ऑफ पीपुल 1 in 200 विथ ASD पर है। ASD मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हैव फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। एक और बात है कि मतलब आपका जो ऑटिज्म है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उसमें से अबाउट 0.5% ऑफ पीपल 1 in 200, मतलब जो शिकार हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के, उसमें से 200 में से एक बच्चे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के शिकार भी हैं। सो अबाउट 0.5% ऑफ पीपल हैविंग फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, इसके जो शिकार हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मतलब ये कह सकते हैं कि फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम इज ऑल्सो ए कॉज ऑफ ऑटिज्म। टेस्टिंग फॉर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम इज रिकमेंडेड फॉर ऑल द पीपल विथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। और ये तो डॉक्टर कहते हैं कि यदि आपके बच्चे ASD के शिकार हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के, तो आप उसका फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम भी टेस्ट कराइए। रेट सिंड्रोम, उसके आगे पीछे हम करेंगे फिर चर्चा उसकी, रेट की अलग से थोड़ी 2-3 लाइन। रेट सिंड्रोम जिसकी चर्चा हमने वहाँ की थी कि बहुत रेयर डिसऑर्डर है और इसका भी जेनेटिक कुछ कॉज है। सो रेट सिंड्रोम मेनली अफेक्ट्स फीमेल्स, मतलब वहाँ दो कोई बारे में, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम में हम लोगों ने देखा कि ये मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रभावित करता है, लेकिन इसके उलट रेट सिंड्रोम के ज़्यादा शिकार फीमेल चाइल्ड होते हैं। ASD इज 4 times मोर कॉमन इन मेल्स दैन फीमेल्स। वहाँ हमने कह दिया था कि फीमेल्स, कह नहीं दिया था, मतलब वो इस तरह से एक्सप्लेन हुआ था कि हमको लगा कि ये नैरेट थोड़ा दूसरे ढंग से हो गया है। मतलब ये है कि ASD ऑटिज्म के शिकार भी ज़्यादा मेल चाइल्ड होते हैं। पीपुल विथ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स एज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एक्सेट्रा आर मोर लाइकली टू हैव ASD। हमने कहा भी कि जो डाउन सिंड्रोम के शिकार है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के शिकार है, उनके ये ऑटिज्म के शिकार होने के चांसेस दूसरे हैं। तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के अलावा हमने बताया था, वहाँ भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हुए रेट सिंड्रोम की चर्चा हमने की थी, RETT। बाकी को तो हमने लिखा RETT सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम। तो it is a rare genetic neurological and developmental disorder that affects the way the brain develops। और ये फिर बताया वहाँ भी कि रेट सिंड्रोम प्राइमरली अफेक्ट्स फीमेल चिल्ड्रन।
most babies with Rett syndrome seem to develop as expected for the first 6 months of life. हमने जो आइडेंटिफाई किया वैसे बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें, दैट आई एम नॉट टू शेयर यू, लेकिन ये चीज़ है कि 6 महीने तक जो रेट सिंड्रोम के शिकार बच्चे हैं, जन्म के 6 महीने तक वो बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद उसका इफेक्ट दिखता है, जिसके कई सारे सिम्टम्स हैं, कई सारे स्टेजेस हैं, उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। मुख्य रूप से ये कि द जेनेटिक चेंजेस दैट कॉज रेट सिंड्रोम अकर रैंडमली, मतलब ये बहुत इसके बारे में भी जाना भी नहीं गया है, ये बाई चांस रैंडमली अकर करता है। वेरी फ्यू केसेज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर आर इनहेरिटेड, और ये जनरलाइजेशन के रूप में नहीं ला सकते हैं क्योंकि कुछ केसेस हो सकते हैं इनहेरिटेंस के, लेकिन उस पर काम चल रहा है। मैं तो कम से कम यहाँ जनरलाइज नहीं करूँगा। मेल्स इफ एक्वायर डाई बिफोर बर्थ, हमने अभी कहा कि ये ज़्यादा लड़कियों में होती है, लेकिन लड़कों को यदि हो गया तो ये उसमें मैक्सिमम या तो जन्म के साथ ही गुजर जाते हैं या फिर इन्फेंसी तक जाते जाते गुजर जाते हैं, बिकॉज दे हैव ए डिफरेंट क्रोमोजोम कम्बिनेशन फ्रॉम फीमेल्स। और उसके कारण जो बायोलॉजिस्ट यही बताते हैं कि कॉम्बिनेशन जो होते हैं, आप जान रहे हैं, अब तो आप भी जान गए उसको, जो बायोलॉजी नहीं भी जानते थे। सो द जेनेटिक चेंज दैट कॉजेज रेट सिंड्रोम इज स्पॉन्टेनियस, मीनिंग इट हैपन्स रेंडमली, मतलब इसके बहुत सारे कारण नहीं पता है और ये माना जा रहा है कि ये इनहेरिटेड भी नहीं है, लेकिन ये रेंडमली आकर कर जाते हैं। अब ये तो समझना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से हमने एक तो नेचर ऑफ क्रोमोजोम और बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, उसमें मदर फादर की क्या भूमिका है, फिर बात की है। अंत में हमको ये कहना था कि आजकल शिक्षा की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से बेतहासा एक इंडिफिनिट एज में शादी होती है और फिर मैरिज का कंसेप्ट बदल गया है, लाइफ का कंसेप्ट बदल गया है। तो हम सबसे ज़्यादा जो इग्नोर करते हैं वो बच्चे को इग्नोर करते हैं, और जब हम बच्चे का क्राइसिस फील करते हैं तब फिर बहुत देर हो गई रहती है। लिहाजा मदर फादर को इस डायरेक्शन में भी सोचना चाहिए, क्योंकि आपका जो बच्चा है वो सिर्फ आपका बच्चा नहीं है, वो समाज का बच्चा है, राष्ट्र का बच्चा है, मानवता और ह्यूमन रिसोर्स के आप दाता हैं, माता हैं। सो पेरेंटल एज, उसमें फादर का भी रोल है पेरेंटल से, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि एक्स का साइज़ और एक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स फिर बहुत सारे सिंड्रोम में, तो कहीं ना कहीं यदि थोड़ा एज देना चाहें तो मदर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे भी 9 महीना उनको अपने साथ रखना, और फिर उसमें फिर बहुत सारे बायोलॉजिकल कंसेप्ट के साथ साथ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट भी हैं। यहाँ हमने एंजाइटी की भी चर्चा की। तो ये एक पेरेंटल एज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट हैज़ टू बी लुक्ड इनटू बाय आवर एजुकेटेड मैन पावर, बिकॉज you are creating the human resource for the human civilization, for the mankind. So you are very important, father as well as mother. So parental age appears to have a significant impact on child's health and development. एक तरह से ये जनरलाइज्ड वाक्य ही है। ये हमारे जो धर्म ग्रंथ है वहाँ से लेके लिटरेचर भी आप देख लीजिए तो उस तरफ इशारा करता है, और बायोलॉजी तो ढेर ही है इसमें। द क्वालिटी ऑफ semen from father side decreases with aging, resulting in DNA copy mutation, और उससे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। हालांकि इस पे बहुत ज़्यादा मेरा ज्ञान नहीं है, मैं कहूँगा नहीं, लेकिन ये लोगों ने पाया है। सिमिलरली ए डिक्रीज इन दी वॉल्यूम ऑफ सीमेन लीड टू प्रॉब्लम्स विद कंसेप्शन, और यदि आप एज्ड हो जाते हैं तो फिर जितने शुक्राणु की मात्रा चाहिए आपके स्पर्म में, तो आप बाप बनने के योग्य नहीं बनते हैं। इट इज़ फ्रॉम फादर साइड। तो स्पर्म की क्वालिटी आपकी एज के साथ साथ डिटोरिएट करती है, फलस्वरूप आप एक तो स्वस्थ बच्चे के पैदा होने में, और फिर एक जितनी मात्रा शुक्राणु की चाहिए उतना जनरेट करने में आप अक्षम हो जाते हैं। लिहाजा आप प्रभावित करते हैं मानवता को।
Parental age effect is also connected with a higher risk of autism spectrum disorder with intellectual disability। और पाया ये गया है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ साथ, हालांकि हमने वहाँ चर्चा की थी कि ऑटिज्म को कई लोग मानते हैं कि अलग कैटेगरी है, लेकिन कहीं ना कहीं लर्निंग और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दोनों को वो प्रकारांतर से प्रभावित करते हैं, और इसीलिए हमने इसको ऑटिज्म को बहुत सारे प्रिकॉशंस और आपको चेतावनी देते हुए डाला था कि ऐसा मत समझे ये वर्गीकरण नहीं है, ऐसा भी भेद है, ऐसा। तो बहुत सारा हमने वहाँ आपको टिप्स दिए थे वहाँ, और आप खुद सर्च करें। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और फिर ये ऑटिज्म है उसमें भी इसका रोल है पेरेंटल एज का। सो पेरेंटल एज appears to have a significant impact on child's health and development. Available studies clearly link advanced parental age at the age of conception with increased frequency of mental health disorders such as, कुछ तो हम लोगों ने कहा थी, हम यद्यपि लर्निंग डिसेबिलिटी में इस तरह की संभावना है, इसका कम ही विवरण मिलता है, न के बराबर। लेकिन एक तो हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात कर ली, और फिर ऑटिज्म की। यहाँ ये भी कह रहा है कि इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स सच एज बाइपोलर डिजीज, सिजोफ्रेनिया, ऑटिज्म और इवन ए लोअर आईक्यू लेवल ऑफ द ऑफस्प्रिंग। मतलब मदर फादर के एज का बच्चे के पर जो प्रभाव पड़ते हैं उसमें और भी है, जैसे आपने देखा बाइपोलर, सिजोफ्रेनिया, ऑटिज्म, लो आईक्यू। हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी के संदर्भ में तो थोड़ी सी चर्चा हमने की है। सो एडवांस्ड पेरेंटल एज ऑल्सो हैज सीरियस implications ऑन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, पेरीनेटल कॉम्प्लिकेशंस, अब समझते हैं मदर को दिक्कत, कंजेनियल डिफेक्ट्स और इवन कार्सिनोजेनेसिस। देयर इज इफेक्ट्स ऑफ मैटरनल एज ऑन फोटस, और मैटरनल एज का बच्चे का जो भ्रूण है उस पर भी असर पड़ता है। यद्यपि मदर का एज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन फादर का भी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि बहुत सारा उनके क्वालिटी ऑफ स्पर्म डिटोरेट करता है, उनका मदर साइड का एग इन्फ्लुएंस होता है। और जैसा कि मैंने अभी हाल में कुछ लोगों से सीखा है, वो उन्होंने हमको बताया कि मेल की तुलना में फीमेल का बायोलॉजी साइकिल भी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो इस पे आप मनन करें, देखें। और मुख्य रूप से हमको ये करना है कि यदि आप फ्यूचर मदर फादर हैं, एज्ड हैं, और फैमिली वे में आपको फादर मदर बनना है, इट्स एज दैट इज़ इम्पोर्टेंट, और आप अपनी सहूलियत के अनुसार उस पर ध्यान रखें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पार्ट। माई पर्पस वॉज टू talk on only intellectual and learning disability, but in the process, being a researcher, so many questions came in mind. I searched and very reluctantly मैंने अपने को ये लेक्चर के लिए बहुत तैयार किया है। I was very afraid, very nervous in one sense, और हमको लगा कि ये हमारे लायक, हम मतलब हम इसके लायक हैं कि नहीं, और फिर anyhow I could deliver it. Thank you for this part, and thank you for all these information which I could deliver it. And thank you to all the biology students, my colleagues. They taught me some aspect of biology so that I could search it and I could deliver such a lecture कि मुझको खुद भी, यदि मैं अभी से 15 दिन पहले चला जाऊं तो मुझको खुद भी विश्वास नहीं हुआ कि ये मैंने किया है। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट।